अरसा हुआ मुल्क फारिस पर एक बादशाह हुकूमत किया करता था। वो बड़ा रहम दिल और इंसाफ पसंद था। इसका बेटा रहमान अपने बाप की तरह दिलेर था। बादशाह को शिकार खेलने का बहुत शौक था। वो अक्सर शिकार खेलने के लिए जाया करता था। एक रोज गर्मियों का दिन था और बादशाह का शिकार पर जाने को जी चाहा। हुक्म की देर थी कि तमाम इंतजाम हो गए और बादशाह शिकार के लिए चल पड़ा। सारा दिन बादशाह शिकार में मसरूफ रहा। कई शेर, चीते और बारहसिंगे उसने शिकार किए। शाम हुई तो सब वापसी के लिए तैयारियां करने लगे। अभी आधा सफर भी तय नहीं किया था कि रास्ते में बादशाह को एक बहुत खूबसूरत हिरन दिखाई दिया। बादशाह ने तीर निकालकर कमान में डाला और निशाना लेकर छोड़ दिया। इधर तीर कमान से निकला और उधर हिरन चौकड़ियां भरते हुए भाग निकला। निशाना खता हो गया और बादशाह को बहुत गुस्सा आया। इसने घोड़े को ईंट लगाई और हिरन के ताकुब में चल पड़ा। मुहाफिज और वुज़रा भी बादशाह के पीछे भाग पड़े, लेकिन बादशाह के घोड़े की रफ्तार तेज थी, इसलिए वो इन सब की नजरों से ओझल हो गया। बादशाह ने कई बार तीर लेकर निशाना लगाया, लेकिन एक भी तीर हिरन को ना लगा और हिरन झाड़ियों में गायब हो गया। रात का अंधेरा उतरने लगा था। हिरन के बच निकलने पर बादशाह को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन क्या कर सकता था। रात का अंधेरा बढ़ता जा रहा था, इसलिए बादशाह ने वापस जाना ही मुनासिब समझा। और अभी वापस मुड़ा ही था कि रात की खामोशी चीरती हुई इसके कानों में किसी की आवाज पड़ी। बादशाह चीख उठा। आवाज किसी औरत की थी और इस वीरान और सुनसान जंगल में औरत कहां से आ गई। पहले तो बादशाह ये सोचकर घबराया कि कोई भूतनी या चुड़ैल तो नहीं है, लेकिन फिर इसे ख्याल आया कि कहीं कोई मजबूर औरत होगी जो रो रही है। आवाज उसको रोने की करीब से आ रही थी। बादशाह घोड़े से नीचे उतरा और लगाम थाम कर इस तरफ को चल दिया। दरख्तों के झुंड के करीब एक पुराना कुआं था और इसकी मुंडेर पर एक खूबसूरत औरत बैठी रो रही थी। इसका रंग दूध जैसा सफेद और बाल सुनहरी थे और इसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे। बादशाह ने इसके करीब जाकर बड़े नरम लहजे से पूछा, ए खातून, तू कौन है और इस पर क्यों बैठी है और क्यों रो रही है? मैं इस मुल्क का बादशाह हूँ, मुझे बतलाओ किसने तुम पर जुल्म तोड़ा है? औरत अपने आंसू पूछते हुए बोली, ए बादशाह, मैं पड़ोसी मुल्क की रहने वाली हूँ और मेरा बाप मर गया है। तू मेरे चचा ने मेरी सारी जायदाद पर कब्जा कर लिया है और मुझे इस जंगल में जंगली जानवरों का लुकमाए अजल बनने के लिए छोड़ दिया। ये कहकर औरत जोर जोर से रोने लगी और बादशाह को इसकी हालत पर रहम आ गया। बादशाह ने इसे अपनी मलका बनाने का फैसला कर लिया और इसकी पहली मलका तो कई साल पहले फोत हो चुकी थी। बादशाह ने इस औरत को घोड़े पर बिठाया और वापसी के लिए चल पड़ा। थोड़ी दूर ही चला था कि इसके वजीर और मुहाफिज मिल गए तो बादशाह इनके साथ वापस महल में लौट आया। जो औरत बादशाह के साथ आई थी, इसका नाम नगीना था। अगले रोज बादशाह ने नगीना से शादी कर ली और वो मलकाए नगीना बन गई। घर घर घी के चिराग जलने लगे। अमीर गरीब पर आला अदना सारे खुशियां मना रहे थे। कई रोज बादशाह की शादी की खुशी में जश्न मनाया जाता रहा। शहजादा रहमान भी बहुत खुश था और वक्त यूं ही गुजरता रहा। नई मलका के आ जाने के कुछ रोज बाद बादशाह बीमार पड़ गया और वो दिन ब दिन कमजोर पड़ता जा रहा था। शहजादा रहमान, वुज़रा और तमाम दरबारी बहुत परेशान हुए। मुल्क के बड़े बड़े हकीमों ने इलाज किया, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। हत्ता के बादशाह इतना बीमार हो गया कि चारपाई से लग गया। बादशाह ने खाना पीना भी छोड़ दिया। अब तो शहजादा रहमान भी बौखला गया। दूर दूर के ममालिक से हकीम बुलाए गए, लेकिन बीमारी का इलाज तो एक तरफ रहा, किसी को यह भी पता ना चल सका कि मर्ज क्या है। बादशाह का रंग जर्द पड़ गया, आंखों के नीचे हल्के पड़ गए। शहजादा रहमान ने यह फैसला किया कि शहर के सबसे बड़े नजूमी के पास जाना चाहिए ताकि ये बात पता चल सके कि बात क्या है। ये नजूमी शहर से बाहर एक पहाड़ी गुफा में रहता था। शहजादा रहमान इसके पास पहुंचा तो नजूमी ने हिसाब लगाकर कहा कि ऐ शहजादे, बादशाह की बीमारी की वजह मलका है। क्या? शहजादा उछल पड़ा, ये किस तरह हो सकता है? नजूमी बाबा, मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रहा।
फिर नजूमी ने कहा, ए काबिले एहतराम शहजादे, मेरा इल्म कहता है कि मलका कोई इंसान नहीं है बल्कि इंतहाई खतरनाक और जहरीली नागन है। जब कोई नाग 500 साल का हो जाता है और इन 500 सालों में किसी इंसान की नजर इस पर ना पड़े तो इसे ये ताकत हासिल हो जाती है कि वो जब चाहे किसी भी इंसान या किसी भी जानवर का रूप धार सकता है। मलका भी एक ऐसी नागन है जिसे ये ताकत मिल चुकी है और अब वो थोड़ा थोड़ा करके अपना सारा जहर बादशाह के जिस्म में दाखिल कर रही है। शहजादा रहमान परेशान होकर बोला, नजूमी बाबा, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि अगर आपकी बात दुरुस्त है तो फिर इस नागन की बादशाह से क्या दुश्मनी है जो वो इन्हें मार डालना चाहती है। नजूमी ने फिर हंसाब लगाया और फिर कहा कि वो काला हिरन इस नागन का भाई था और अब वो इंतकाम ले रही है। अगर नागन चाहे तो एक ही बार में बादशाह को डस कर इसका काम तमाम कर सकती है, लेकिन वो अपना थोड़ा थोड़ा जहर बादशाह के जिस्म में दाखिल कर रही है ताकि बादशाह तड़प तड़प कर मरे। जब शहजादे ने ये सुना तो वो गुस्से से आग बगोला हो गया। फौरन अपनी तलवार निकाली और हवा में लहरा कर बोला, मैं इस नागन को अभी जाकर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। नजूमी ने फौरन कहा कि नहीं शहजादे हजूर, ऐसा करना मुनासिब नहीं होगा क्योंकि वो बड़ी चालाक नागन है। अगर आपका वार हाल ही गया तो वो आपको हरगिज नहीं छोड़ेगी और आपको डस लेगी। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? शहजादे ने नजूमी से पूछा। तुम इसे सिर्फ इस वक्त तलाक कर सकते हो जब वो नागन के रूप में हो। तुम्हारा तीर सीधा नागन के फन में जाकर लगना चाहिए और याद रखना, अगर तुम्हारा तीर निशाने पर ना लगा तो तुम नागन के गुस्से से ना बच सकोगे, वो तुम्हें डस कर हलाक कर देगी। शहजादे ने नजूमी से सवाल पूछा, लेकिन नजूमी बाबा, मैं इस नागन को नागन के रूप में आने पर किस तरह मजबूर कर सकता हूँ? नजूमी ने मुस्कुरा कर कहा कि इसका हल भी मेरे पास है। मैं तुम्हें एक ऐसी दवाई की पुड़िया देता हूँ तो तुम आज रात खाने के वक्त इस पुड़िया को पानी में मिलाकर हल कर देना और बादशाह की ख्वाबगाह में मौजूद पानी की सराही को खाली कर देना और बादशाह की ख्वाबगाह को बाहर से ताला लगा देना। इस दवा से आधी रात के करीब मलका को शदीद प्यास लगेगी और फिर जो होगा तुम अपनी आंखों से देख लोगे। अगर एक बात याद रखना कि ये काम बहुत होशियारी से करना होगा, मलका को जरा बराबर भी शक नहीं होना चाहिए। शहजादे ने नजूमी से दवा की पुड़िया ले ली और कहा, जैसा तुमने कहा है मैं वैसा ही करूंगा। ये कहकर शहजादा महल में वापस आ गया। रात हुई और खाने का वक्त हुआ तो शहजादे ने बड़ी होशियारी के साथ दवाई मलका के पानी में डाल दी। मलका को पता ही न चला और वो पानी पी गई। थोड़ी देर बाद शहजादा उठ खड़ा हुआ। मलका ने हैरानी से पूछा, क्या बात है शहजादे, आज तुमने खाना बहुत कम खाया है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जी हाँ, बस आज भूख कुछ कम थी, आप इत्मीनान से खाइए, शहजादे ने जवाब दिया। बाहर निकलते ही शहजादा बादशाह के ख्वाबगाह की तरफ भागा और सुराही का पानी खाली कर दिया। इस काम से फारिग होकर शहजादा बादशाह के ख्वाबगाह के सामने वाले कमरे में जाकर छुप गया और थोड़ी देर बाद बादशाह और मलका ख्वाबगाह में चले गए और शहजादे ने बाहर से ताला लगा दिया और शहजादा तीर कमान लेकर रोशनदान में जाकर बैठ गया। बादशाह और मलका बिस्तर पर पड़े सो रहे थे। जब आधी रात का वक्त हुआ तो मलका अचानक से उठी। इसे बहुत जोर से प्यास लग रही थी। वो सुराही से पानी लेना चाह रही थी, लेकिन शहजादे ने तो सुराही से पानी पहले ही खाली कर दिया था। अब वो दरवाजे की तरफ बढ़ी और बाहर निकलना चाहा, लेकिन दरवाजा बंद था। शहजादा रहमान जो रोशनदान के करीब बैठा ये सब मंजर देख रहा था और दवाई के असर से मलका को इतनी शिद्दत से प्यास लगी कि इसका मुंह खुश्क हो गया और इसे यूं लगा जैसे हल्क में कांटों का जंगल आ गया हो। मलका परेशान हो गई कि कहां से पानी लाकर अपनी प्यास बुझाए। ख्वाबगाह से एक नाली बाहर जाती थी। ये नाली गंदे पानी को बाहर निकालने के लिए बनाई गई थी। मलका ने फैसला किया कि नागन बनकर इस नाली के रास्ते बाहर जाकर पानी पीना चाहिए। वो दबे पांव बादशाह के करीब आई और बादशाह बहुत गहरी नींद सो रहा था।
मलका को जब ये इत्मीनान हो गया कि बादशाह बेखबर पड़ा सो रहा है, तो इसने जमीन पर एक करवट ली और अगले ही लम्हे फर्श पर मलका की जगह एक काली और रंगीन नागिन मौजूद थी। शहजादे ने जब ये मंजर देखा तो वो कांप उठा कि नजूमी ने ठीक कहा था। नागिन के स्याह खाल चमक रही थी। वो लहराती बल खाती नाली से बाहर निकल गई और शहजादे को ये मौका ही ना मिल सका कि वो इस पर तीर चलाए। शहजादा जल्दी से रोशनदान से उतरा और घूमकर बाग में पहुंच गया। इसे यकीन था कि नागिन मलका बाग के तालाब में पानी पीने के लिए गई है। चांदनी रात थी और चांद की रोशनी में सब्जा बड़ा भला मालूम हो रहा था। शहजादे का ख्याल बिल्कुल दुरुस्त था। नागिन वाकया ही तालाब से पानी पी रही थी। नागिन तालाब से पानी पीने के बाद एक जोरदार उसने फुनकार मारी और शहजादा इसी जगह पर छुपा खड़ा था कि नागिन के फन का निशाना ले सकता था। नागिन मलका कुछ देर तो घास पर लहराती रही और फिर एक जानब चल दी। इसका रुख ख्वाबगाह की तरफ नहीं था, बल्कि वो महल से बाहर की तरफ जा रही थी। शहजादा रहमान इसके पीछे पीछे चल पड़ा। इससे निकलकर वो इस रास्ते की तरफ चल पड़ी जो जंगल की तरफ जा रहा था। शहजादा रहमान बड़ी होशियारी से इसका पीछा कर रहा था कि ये भी खुदा का शुक्र था कि चांदनी रात थी, वरना अंधेरे में नागिन कहाँ नजर आती। नागिन मलका एक घने जंगल में पहुंच गई और वहां पहुंचकर इसने एक जोरदार फुनकार मारी। फुनकार के साथ ही झाड़ियां और सरकंडों के टूटने की आवाज आई और फिर एक बहुत बड़ा अजदहा गार से बाहर निकल आया, जो नागिन के सामने आकर फन फैलाकर खड़ा हो गया। नागिन मस्ती से झूम रही थी और शीशनाग की आंखें अंगारों की मानिंद चमक रही थी और दो शाखी जबान बिजली की तरह हिला रही थी कि कुछ देर दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर नाग और नागिन एक दूसरे से लिपट गए और नाचने लगे। शहजादा रहमान एक दरख्त की शाख पर चढ़कर बैठ गया था। वो इंतहाई खौफनाक और हैरत अंगेज मंजर देख रहा था। तीर कमान इसके हाथ में था और मुनासिब मौका की तलाश में था। काफी देर गुजर जाने के बाद नागिन और नाग एक दूसरे से लिपटे रहे। फिर कुछ देर बाद नाग और नागिन एक दूसरे से अलग हो गए। तीर कमान इसके हाथ में था और वो मुनासिब मौका की तलाश में था कि जब नाग और नागिन एक दूसरे से अलग हो गए तो शीश नाग गार में वापस चला गया और नागिन भी वापस जाने के लिए मुड़ी। यही वो लम्हा था जिसका शहजादे को इंतजार था। नागिन का सर ऐन इसकी आंखों के सामने था। शहजादे ने खुदा का नाम लिया और निशाना बांधकर तीर हवा में छोड़ दिया। तीर सीधा नागिन के फन के ऊपर लगा। नागिन का फन झटके के साथ पीछे की तरफ गिरा और वो बड़े दर्द भरे अंदाज में फुंकारी और बल खाने लगी। बल खाते हुए नागिन वापस इंसानी रूप में आने की कोशिश करने लगी। अभी वो आधे इंसान के रूप में आई थी कि इसकी जान निकल गई। नागिन की फुनकार सुनकर शीशनाग बड़े गुस्से भरे अंदाज में फुंकारता हुआ गार से बाहर निकला। इसके मुंह से शोले निकल रहे थे जो आसपास की झाड़ियों को जलाकर राख कर रहे थे। शहजादा रहमान इसी दौरान एक और तीर अपनी कमान में डाल चुका था। उसने फौरन एक और निशाना लिया और नाग की आंख का निशाना लेकर उसने तीर हवा में छोड़ा जो सीधा उसके निशाने पर बैठा। अब बुरी तरह से बल खाता हुआ जमीन पर गिरा। अब नाग जो है वो अंधा हो चुका था और इसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो दर्द की वजह से बल खाता अपना फन दरख्तों और पत्थरों पर मार रहा था। शहजादे ने नाग को हलाक कर दिया और दरख्त से नीचे उतर आया। आधी इंसान और आधी नागिन मलका मरी पड़ी थी। शहजादे ने गार के अंदर जाकर देखा कि कहीं कोई और नाग तो नहीं है, मगर वहां तो इंसानी ढांचों का ढेर लगा हुआ था और नाग उन्हें डस कर उनका गोश्त नोच कर खा चुका था। बाहर आकर शहजादे ने मरे हुए नाग के सर को चीर कर उसके अंदर से मन निकाला। सांप का मन एक बड़े हीरे की मानिंद चमकदार होता है। इसके अंदर यह खासियत होती है कि वो जहर को चूस लेता है। शीशनाग के मन को जहर शहजादे ने अपनी जेब में डालकर मरी हुई मलका को अपनी गोद में उठाया और महल की तरफ चल दिया। जिस वक्त वो महल पहुंचा तो रात की तारीकी चटकने लगी थी। महल के मुहाफिजों ने जब शहजादे रहमान को मलका नागिन को उठाए हुए देखा तो हैरान रह गए। इस वक्त तो इनकी चीख निकल गई जब उन्होंने देखा कि मलका का आधा धड़ इंसान का और आधा नागिन का है।
तो शहजादा रहमान सीधा बादशाह की ख्वाबगाह की तरफ गया, लेकिन बादशाह बेखबर पड़ा था। शहजादे ने बादशाह को बेदार किया और सारी कहानी सुना दी। ये कहानी सुनकर दहशत के मारे एक बार तो बादशाह लर्ज उठा और इस ख्याल ने ही इसके ऊपर कपकपी तारी कर दी थी कि वो एक खतरनाक नागिन को अपनी मलका बनाए हुए था। इसने एक नागिन से शादी कर रखी थी और यही इसकी बीमारी की वजह थी। ये नागिन का जहर ही था जिसने बादशाह को बीमार कर रखा था और वो अपने नाग भाई की मौत का इंतकाम ले रही थी। बादशाह ने शहजादे रहमान को अपने गले से लगा लिया और फिर कहा कि बेटा, तुमने अपनी जान से खेलकर इस नाग को हलाक कर दिया और मुझे नई जिंदगी दी है। शहजादे ने सर झुकाकर कहा कि अब्बा हजूर, ये तो मेरा फर्ज बनता था। अच्छी औलाद की यही निशानी होती है कि वो अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं। ये कहकर शहजादे रहमान ने अपनी जेब से शीश नाग के मन को निकाला और बादशाह के मुंह से लगा दिया। मन ने नागिन का सारा जहर खींच लिया और बादशाह अच्छा भला हो गया। इसी वक्त नागिन का जिस्म चिड़चिड़ की आवाज से जलने लगा और कुछ देर बाद वहां एक राख के ढेर के सिवा कुछ नहीं था। बादशाह ने शहजादे को अपने तख्त पर बिठा दिया और खुद यादे इलाही में मसरूफ हो गया। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।